नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा आपको कक्षा 10वीं का जो 2020-21 का सैम्पल पेपर है जो कि लेटेस्ट आया है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल से सॉल्यूशन के साथ सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूर अपने एग्ज़ाम के लिए कुछ फ़ायदा होगा। तो अपने एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपरेशन के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें आपको बहुत सारे प्रश्नों के जो जवाब हैं हम आपको मतलब अच्छे तरीके से आपको सिखाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला भाग। तो आज तो इंट्रोडक्शन वाला है थोड़ा बहुत। तो ये हमारा मैथ का सैम्पल पेपर है स्टैंडर्ड का। तो ये सैम्पल पेपर हमारा स्टैंडर्ड का रहेगा। इसमें हमारा जो मार्क्स है वो 80 मार्क्स का ये एग्ज़ाम है। इसमें लिखा है कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 2 पार्ट ए एंड बी। इस क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट आएंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। तो बोथ पार्ट ए एंड बी हैव टू इंटरनल चॉइस, और दोनों ही पार्ट में कुल आपको चॉइस मिलने जाएंगी। पार्ट ए में लिखा है कि इट कंसिस्ट 3 सेक्शन। इसमें 3 सेक्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड। सेक्शन फर्स्ट में लिखा है कि 16 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के, और इंटरनल चॉइस भी दे रखा है 5 क्वेश्चनों में, यानी 5 क्वेश्चन में आपको विकल्प मिलेगा। 16 में से 5 क्वेश्चन में तो चॉइस ही आए। फिर है कि सेक्शन 2 मिलेगा, उसके अंदर 4 क्वेश्चन रहेंगे ऑन केस स्टडी वाले 4 क्वेश्चन। और इच केस स्टडी जो है कहता है कि हैज़ 5 बेस सब पार्ट, उसके 5 भागों में प्रश्न पूछे जाएंगे। एंड एग्जामिनी इज टू अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5 सब पार्ट। तो उनमें जो 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको परीक्षा में 4 करके आने हैं। तो केस स्टडी वाले क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, यानी 16 मार्क्स के। तो उसमें से हर क्वेश्चन में 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन जवाब आपको सिर्फ 4 के देने हैं। फिर पार्ट बी है आपका, जिसमें 21 नंबर क्वेश्चन से 26 तक जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं टाइप, वो 2 मार्क्स के हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 27 से 33 वो 3 मार्क्स के हैं, और 34 से 36 वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, वो 5 मार्क्स के हैं। इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड 2 क्वेश्चन इन 2 मार्क्स। 2 मार्क्स वाले में 2 क्वेश्चन चॉइस में मिलेंगे, 2 क्वेश्चन इन 3 मार्क्स में मिलेंगे, और 1 क्वेश्चन इन 5 मार्क्स में मिलेंगे। तो मतलब चॉइस इस बार बहुत ज़्यादा है, अपना एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो ऐसे हमने पेपर देखना है, 80 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। तो पहला पार्ट हम आज करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है, पार्ट यहाँ पे है, मार्क्स यहाँ पे लिख दिए हैं सामने। तो हमारा पहला है सेक्शन 1। कहता है सेक्शन 1 है 16 क्वेश्चन। इसमें 16 प्रश्न हैं ऑफ 1 मार्क्स, 1 मार्क्स के 16 प्रश्न हैं। इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चनों में आपको इंटरनल चॉइस मिल जाती है। तो देखो पहले ही क्वेश्चन में आपको चॉइस है, आप चाहे ये अटेंड कर लो चाहे ये। तो प्रश्न है कि इफ़ एक्स वाई, यानी कोई 2 नंबर होते हैं एक्स वाई, उनका प्रोडक्ट दे रखा है 180, और एचसीएफ दे रखा है दोनों संख्याओं का 3। तो देन फाइंड द एलसीएम। तो आपको एलसीएम फाइंड करना है। तो देखेंगे कि इसको कैसे करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था आपका, पहले क्वेश्चन में कहता है कि 2 संख्याएं का जो प्रोडक्ट है वो 180 है, और उन्हीं 2 संख्याओं का जो एचसीएफ है एक्स वाई का वो तुम्हें दे रखा है कि वो 3 है, और तुम्हें कहता है कि फाइंड करना है एलसीएम। इन्हीं 2 संख्याओं का एलसीएम आपको फाइंड करना है। तो एक फार्मूला होता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होते हैं, जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होते हैं वो बराबर होते हैं आपके एचसीएफ और मल्टीप्लाई एलसीएम। तो 2 संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है, जैसे 2 संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है तो x मल्टीप्लाई वाई वो बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुना होता है। तो आपको एचसीएफ 3 दे रखा है और एलसीएम आपको निकालना है, और प्रोडक्ट भी आपको x इंटू वाई 180 दे रखा है। तो 180 बराबर 3 इंटू एलसीएम।
तो 180 बट्टे में 3 ये कट जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 60। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस। यानी ये जो दशमलव संख्या जो डेसिमल रिप्रेजेंट, इस संख्या का अगर हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो प्रश्न पूछा है कि बताओ कि हाउ मैनी डेसिमल प्लेस पे वो टर्मिनेट होगा, मतलब वो पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसको ऐसे करते हैं कि 1 4 5 8 7, इसके डिवाइड में लिखा है 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। तो आपने सीखा होगा कि नीचे ना आपको 10 का मल्टीपल बनाना है। तो यहाँ 5 की पावर 4 है, तो यहाँ पे अगर 2 की पावर 3 और गुना कर दें ऊपर नीचे, तो इससे क्या होगा कि 2 की पावर 1 पहले से था, 3 ये 4 हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, तो 5 दूनी 10 की पावर क्या बन जाएगा 4। तो नीचे आपका आ जाएगा मतलब 10,000। और ऊपर आपका 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 7 56 का 6 हासिल 5, 8 8 64, 5 62 का 9 हासिल 6, 8 5 40, 6 46 का 6 हासिल 4, 8 चौक 32, 4 36 का 6 हासिल 3, 8 3 11। तो 1 2 3 4 5 6। तो अब डेसिमल लगाएंगे तो कितने प्लेस के आगे आएगा, 1 2 3 4। तो पीछे से 1 2 3 4, यानी यहाँ डेसिमल प्लेस आएगा। तो प्रश्न पूछा था कि कितने डेसिमल प्लेस के, मतलब कितने प्लेस पे डेसिमल आएगा, तो 4 पे आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा, इसमें मतलब दूसरा है। इसमें कहता है कि द सम ऑफ इफ द सम ऑफ 2 zeros ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल is 3, then find the value of k. If the sum of zeros of the quadratic polynomial is 3, then find the value of k. तो हिंदी ये हुआ, मीनिंग ये हुआ कि आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है। अब जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है इसका कंपेयर करोगे तो आपको a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -k और c की वैल्यू आपको 6 मिल जाएगी। ठीक है। तो प्रश्न में बोला है कि जो सम ऑफ जीरोज है, ठीक है, जो सम ऑफ जीरोज है वो 3 है। तो सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा, और वो इक्वल होता है -b/a के, और वो आपको 3 दिया है। तो -b की वैल्यू आप लोगे -k और डिवाइड में आप लोगे a की वैल्यू 3 बराबर में 3। तो -k हो जाएगा आपका +k/3 = 3। अब ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा आपका 3 3 जा 9। तो आपका आंसर 9 आ जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के के किस मान के लिए द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस डज नॉट हैव ए सॉल्यूशन। कहता है के किस मान के लिए ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए हैं, यानी 2 जोड़ी जो समीकरण दिए हैं, इसमें के का क्या वैल्यू होना चाहिए कि डज नॉट हैव ए सोल्यूशन, कि इसका कोई हल ना रहे। ठीक है। तो कोई हल ना रहे कैसे करेंगे, तो पहले ना कुछ शर्तें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो कौन कौन सी शर्तें, तो आपका ये तीसरा क्वेश्चन था। तो आपको 3 शर्तें का पता होना चाहिए। पहला होता है कि a1/a2 बराबर नोट b1/b2 होने पे इसका आता है यूनिक सॉल्यूशन, यानी इसका एक हल आता है। और a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होने पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आते हैं। और a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नॉट c1/c2 में आपका नो सॉल्यूशन आता है, यानी कोई भी हल नहीं आता। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 2 इक्वेशन दिया हुआ था, 3x + y बराबर 3 और 6x + ky बराबर में 8। तो ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा हो गया। तो इसके अंदर हम
कैसे सोल्व करेंगे? तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट C1/C2 लिख देंगे कि वैन नो सॉल्यूशन, जब कोई हल नहीं होते तब ये होता है। तो आपका A1 की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है आपको 3 और A2 की वैल्यू 6, B की वैल्यू 1 और यहाँ पर Y के साथ जो है वो K बराबर नोट। ये 3 इधर आएगा तो आपका हो जाएगा ये -3 और ये इधर आएगा तो -8। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, केवल इसी को सोल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3k = 6 और 3 से कट जाएगा तो 3k की वैल्यू 2 आ जाएगा। तो k की वैल्यू 2 होने पे जो इसी क्वेश्चन का होगा वो मतलब नो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है अगला 4th वाला। इफ़ 3 चेयर एंड 1 टेबल कॉस्ट ₹1500, मतलब 3 कुर्सी और 1 मेज का दाम 1500 रुपये है। एंड 6 चेयर एंड 1 टेबल कॉस्ट ₹2400 और 1 कुर्सी और 1 मेज का दाम 2400 रुपये है। फॉर्म लीनियर इक्वेशन। आपको एक रैखिक समीकरण बनाना है टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, जो इस स्थिति को रिप्रेजेंट करता हो। तो उसके लिए आपको क्या बनाना है? लीनियर इक्वेशन बनाना है। तो बनाना आता है आपको, तो लेट कर लेंगे हम कि लेट द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर, तो एक चेयर का दाम मान लेंगे ₹X और ऐसे लेट कर लेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 टेबल और एक टेबल के दाम को मान लेंगे Y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला था कि 3 चेयर खरीदा गया तो एक चेयर का दाम X रुपये, तो 3 चेयर का 3X प्लस एक क्या खरीदा गया? एक खरीदा गया टेबल, तो एक ही Y और कितने में? तो 1500 इक्वेशन फर्स्ट। और फिर दूसरी बार बोला था कि 6 चेयर खरीदे थे तो 6X और एक टेबल खरीदा था तो एक Y बराबर में 2400। तो पर्सन में सिर्फ आपको क्या बनाना था? तो आपको सिर्फ लीनियर इक्वेशन बनाना था। तो यही आपका क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसमें 2 वेरिएबल X और Y होते हैं और एक इक्वल का निशान होता है यहाँ, यानी लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म का होता है AX + BY + C = 0। अब क्योंकि ये पहला है तो A1 B1 C1 कहलाता है और अगर दूसरा हुआ तो A2X + B2Y + C2 = 0 कहलाता है। तो ये 2 होते हैं आपके लीनियर इक्वेशन। अगला क्वेश्चन है कि विच टर्म ऑफ AP 27, 24, 21 इज 0। बोलता है कि इस AP का कौन सा पद 0 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे करते हैं कि कौन सा पद 0 होगा, तो देखिए उसको कैसे करते हैं। तो प्रश्न था कि विच टर्म ऑफ AP, वाचिएगा विच टर्म ऑफ AP क्या दिया हुआ था आपको? AP दिया था 27, 24, 21 इज 0। बोलता है कौन सा टर्म जो है ना वो विच टर्म, इस AP का कौन सा टर्म जो है 0 है। तो लेट कर लेंगे nth टर्म B 0, मतलब मान लेंगे an टर्म 0 है तो an को 0 ले लेंगे और an का फार्मूला होता है a + n - 1 × d। तो an का फार्मूला ले लेंगे 0 बराबर a की वैल्यू देखो यहाँ से आपको मिल जाती है। a की वैल्यू 27 है, पहला टर्म आपका फर्स्ट टर्म होता है। कॉमन डिफरेंस के लिए A2 - A1 करते हैं तो सेकंड टर्म में से पहला टर्म घटा देंगे तो -3 आ जाएगा। तो a की वैल्यू हो जाएगा 27 + n - 1 और d की वैल्यू -3। अब 27 ये -3 n से मल्टीप्लाई होगा तो -3n और माइनस से होगा तो +3 × 3। तो 27 में 3 जोड़ेंगे तो 30 - का 3n, इधर 0 चल रहा था, माइनस का 3 इधर के प्लस का 3n हो जाएगा। तो n की वैल्यू हो जाएगा आपका 30/3 और कट जाएगा तो 10। तो आपका जो 10th टर्म होगा वो आपका 0 होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 10th टर्म। ठीक है, इसी में एक और था और, तो और में देखो क्या दिया हुआ है। बोलता है कि इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इफ़ डी जो है वो -4 है, डी -4 है, n की वैल्यू 7 है, an 4 है, तो a की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो आप फॉर्मूला जानते ही हो an का a + n - 1 × d। तो n की वैल्यू आप रख दोगे 4 और a की वैल्यू
मतलब ए की वैल्यू तो निकालना है, और प्लस एन की वैल्यू हो जाएगा आपका 7 घटा 1 और डी की वैल्यू हो जाएगा -4। तो 4 इक्वल टू ए प्लस 7 में से 1 गया 6 और 6 चौक हो जाएगा -24। तो 6 गुना -4, तो अब आपका जगह 6 चौक 24, तो 4 इक्वल टू ए प्लस 6 चौक 24, तो -24 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस -24 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हो जाएगा 24 + 4 28। तो इसका आंसर आपका 28 आ जाएगा। अगला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के किस मान के लिए द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट। बोलता है कि के का क्या मान होना चाहिए ताकि इस समीकरण के जो रूट्स हैं वो इक्वल हो जाएं। तो देखो रूट्स तब इक्वल होते हैं जब b² - 4ac = 0 की शर्त होती है। तो इसमें से आप b की वैल्यू ढूंढोगे तो आपको मिलेगा 6k² - 4 × AC। a की वैल्यू आपको 9 मिलेगी, x² के साथ वाला a होता है, ये b होता है, ये c होता है, c की वैल्यू 4 मिल जाती है। इसे खोलेंगे तो 6 6 36 k² और घटा ये हो जाएगा आपका 9 चौक 36 और 36 को 4 से गुना करेंगे तो 144। तो 36k² उधर जाएगा तो बराबर 144, 36 से ये कट जाएगा तो आपका k² बराबर हो जाएगा 4, और 4 को हम लिख सकते हैं ±2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा तो आपकी k की वैल्यू निकल आती है ±2। तो आपका ये आंसर हो गया। अगला था क्वेश्चन कि फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। आपको रूट निकालना है, इस इक्वेशन का रूट निकालना है, तो आप इसका फैक्टर कर दो। तो फैक्टर कैसे करोगे, क्या लिखा है, x² + 7x और +10 = 0। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे आगे पीछे, तो 10 एकम 10x², 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 का एलसीएम होता है 2 × 5 = 10, फिर 5 एकम 5, तो फैक्टर बन जाएगा 2x और +5x और +10 इधर और आगे वाला x² इधर। यहाँ से हम x² में से x कॉमन लेंगे और 2x में से x, तो x कॉमन लेने पे बचेगा x + 2 और यहाँ पे 5 कॉमन लेने पे बचेगा x + 2। तो x + 2 कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा x + 2 और x + 5। तो ये आपका फैक्टर आ गया एकदम। अब इसको 0 भी पुट कर देते हैं, तो x + 2 एक बार 0 ले लेंगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगा। फिर ऐसी x + 5 0 ले लेंगे तो x की वैल्यू -5 आ जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है इसी में और में कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोलता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए का क्या मान होना चाहिए कि हैज़ नो रियल रूट, कि इसका कोई भी जो रूट है वो नो रियल रूट रहे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे तो देखते हैं। कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एस, एस के किस मान के लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नो रियल रूट, इसका कोई रियल रूट ना रहे। तो इसमें भी शर्त होती है कि b² - जो 4ac होता है वो वैसे तो ग्रेटर देन इक्वल पे होता है रियल रूट, नो रियल रूट में लेस देन हो जाएगा। ठीक है, लेस देन 0। तो यहाँ से b की वैल्यू आप पुट करते हो तो -6 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू 30 है और गुना c की वैल्यू 1 आ जाएगा, लेस देन 0 ले लेंगे। अब इसको ऐसे सोल्व कर देंगे तो 6 6 36 ये गुना हो जाएगा तो 120 है लेस देन 0, तो ये उधर चला जाएगा तो -120 a -120 से लेस देन ये उधर जाके हो जाएगा -36, माइनस काट देंगे, निशान चेंज हो जाता है। अब ये आपका हो जाएगा 120 a = 136। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसे काट देंगे, 6 का स्क्वायर 36 आया, फिर यहाँ था 4ac तो a का मान आ गया यहाँ पे 30। अब ये मिसप्रिंट है शायद, यहाँ 30 नहीं 3 था, कोई बात नहीं। अब ये a निकालने के लिए डिवाइड में आ जाएगा 120, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो a का मान जो है इससे अगर ग्रेटर देन होगा तो आपका ये लेस देन आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको ग्रेटर देन लेने पर आपको ये वैल्यू जो होगा उसके नो रियल रूट होंगे। ये आपका आंसर हो गया। इफ़ PQ इज़ 28, अब देखो यहाँ पे बना हुआ है कि PQ 28 है, तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM, तो आपको PLM निकालना है। तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है थोड़ा,
ये Q है, ये P है और ये T है। अगर ये PQ 28 है तो ये वाला भी 28 ही होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो टेंजेंट लाइन होती है स्पर्श रेखाएं, तो लाइन ऑफ टेंजेंट आर इक्वल, तो ये 28 तो ये 28। ऐसे यहाँ पे ये L लिखा है, ये N लिखा है और ये M लिखा है, तो इसको भी मिला के टेंजेंट खींचा हुआ है। तो ये जितना होगा ये भी उतना होगा, ये जितना होगा वे भी इतना होगा ना। तो अगर हम देखें कि एल क्यू और एल एन बराबर ही हैं, तो पी क्यू, तो पी क्यू का 2 टुकड़ा हो जाएगा, तो पी एल जमा एल क्यू, तो पी एल जमा एल क्यू। और तुम्हें पी एल जमा एल क्यू कितना दे रखा है? 28। पी क्यू 28 था ना, इसलिए। अब यहाँ पे ये वाला जितना ये भी उतना, तो इसकी जगह हम लिख देंगे पी एल जमा एल एन बराबर 28। तो पी एल और एल एन, तो आधे का तो हमारा मान पता चल गया 28। ऐसे ही दूसरा वाला आधा लोगे, पी एम जमा एम एन, तो वो भी 28 आएगा। और जब पेरीमीटर निकालोगे तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, कि तीनों साइड का जोड़। तो अब तुम ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जोड़ दोगे तो दोनों का जोड़ आ जाएगा 28 और 28 56 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप खुद कर सकते हो। अगला है कि इफ़ 2 टेंजेंट आर इंक्लाइन एट 60 डिग्री, अगर 2 टेंजेंट एक दूसरे पे 60 डिग्री पे झुके हों, आर ड्रॉन टू ए सर्कल, और एक सर्कल खींचे गए हों, एक सर्कल खींचे गए हों ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। तो हमने ये कह रहा है कि इफ़ 2 टेंजेंट आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री आर ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच टेंजेंट। तो प्रश्न हुआ कि ऐसे एक सर्कल है, उसका रेडियस 3 है, तो इसका सेंटर O मान लो, इसका रेडियस 3 है ये, और बाहर से हमने 2 टेंजेंट खींचे हुए हैं, टेंजेंट बराबर होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे पे कितने पे झुके हैं? 60 पे झुके हैं। तो ये वाला एंगल पूरा 60 है। अगर मैं सेंटर से मिला दूँ तो ये आधा हो जाएगा 30-30, ठीक है ना। तो ये आपका 30-30 हो जाएगा। तो ये आपका 90 होता है। आपने पढ़ा होगा कि जो टेंजेंट होता है और जो रेडियस होता है एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये 90 हो गया। आपको कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, आपको ये टेंजेंट वाला लेंथ निकालना है। तो आप इसके अंदर 10 30 ले सकते हो। 10 30 का फॉर्मूला होता है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा से, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। 10 30 का मान 1/√3 होता है। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर 3 और बेस आपको टेंजेंट निकालना है, ये वाला। तो टेंजेंट आपको निकालना था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका टेंजेंट आ जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है कि PQ इज टेंजेंट टू ए सर्कल। PQ जो है ना, एक टेंजेंट है सर्कल पे, और सेंटर O है और एट ए पॉइंट P, तो एक पॉइंट P पर है। तो मतलब कोई एक सर्कल है, ये इसका सेंटर हो गया वो, और ये कोई टेंजेंट जा रहा है और ये सर्कल पे P है। इफ़ OPQ, अगर हम इसको मिला दें तो बन जाता है आपका OPQ। तो लिखा इफ़ OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो OPQ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये 90 होता है, तो यही दोनों भुजाएं बराबर होंगी। फिर कहता है फाइंड करो एंगल OQP। आपको OQP ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब दोनों एंगल, दोनों साइड जो है बराबर हैं, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो जब 2 साइड इसके बराबर होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो 2 एंगल इसके इक्वल हो गए। तो इन ट्रायंगल OPQ में जब 2 साइड बराबर हैं तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि इफ़ ए ट्रायंगल हैज़ 2 साइड आर इक्वल देयर अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। तो सो एंगल Q इक्वल टू एंगल O
तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। और सम ऑफ ऑल ट्रायंगल सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्रायंगल कितना होता है? तो सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्रायंगल इज 180। तो अब तीनों को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, या फिर लिख दो सम ऑफ ऑल एंगल इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब ये एंगल P 90 है क्योंकि ये टेंजेंट था, और ये आपको दोनों एंगल बराबर है P और O, तो इसीलिए इसको Q लिख दो, इसको भी Q लिख दो, और बराबर 180। अब ये डबल एंगल Q बराबर 180, और ये 90 जाके उधर माइनस हो जाएगा, तो डबल एंगल Q बराबर 90 हो जाएगा। डबल से कट जाएगा तो एंगल Q 45 आ जाएगा। तो आपको एंगल Q ही निकालना था, 45 आपका आंसर हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इन द ट्रायंगल ABC, कोई एक ट्रायंगल है ABC, तो बना लेते हैं चलो ABC। तो कहता है एक ट्रायंगल है ABC, D एंड E आर पॉइंट ऑन साइड AB। तो D और E जो है एक पॉइंट है इनके साइड AB और AC पर, सच दैट ऐसे हैं कि DE जो है वो BC के पैरेलल है, यानी ये लाइन इसके पैरेलल है। AE 2 दे रखा है, ये 2 है, AD 3 है, BD ये रहा, ये आपको 4.5 दे रखा है। तो कहता है फाइंड करना है C, आपको ये फाइंड करना है C। तो इसमें हम लगा देंगे यूजिंग बीपीटी होता है बेसिक प्रोपेंसिटी थ्योरम, इसको हिंदी बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। हमने ये पढ़ा है कि एक ट्रायंगल ABC में अगर ये लाइनें पैरेलल हैं, यानी DE पैरेलल अगर BC है, तो बीपीटी लगाने पे क्या होता है कि यहाँ से इनका रेशियो इक्वल होता है। तो AD अपॉन DB बराबर होता है AE अपॉन EC के बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन 4.5 बराबर हो जाएगा 2 अपॉन EC। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो EC बराबर हो जाएगा 4.5 इंटू 2 डिवाइड में 3, 9 डिवाइड में 3, ये कट जाएगा 3, तो आपका हो जाएगा ये 3 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इन द फिगर, इस फिगर में कहता है इफ B1 B2 B3 एंड A1 A2 A3 हैव बीन मार्क एट इक्वल डिस्टेंस, यानी ये जो A1 है, A2 है, A3 है, ये सब बराबर है, और ऐसी B1 B2 सब बराबर मार्क्स किए हुए हैं। तो इन विच रेशियो C डिवाइड AB, तो ये जो C है ये AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर आपको पता करना है कि ये लाइन है और इसको ये पॉइंट कितने में डिवाइड करता है, तो चेक करो कि एक एंगल नीचे की तरफ बना है और यहाँ पे एंगल ऊपर की तरफ बना है। तो जब ये पहला एंगल इधर से नीचे की तरफ बना हो और इधर से ऊपर की तरफ बना हो, तो पहले हम नीचे के आर्क गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस 8 वाले को ऊपर 1 2 3 4 5 वाले से मिलाया है, तो आपका रेशियो हो जाएगा 8:3। तो आपको एग्जाम में सीधा आंसर लिख के आना है, 8 को 5 से मिलाया है तो 8:3। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि साइन A प्लस साइन B अगर 1 है और A का मान अगर 30 डिग्री है एंड B इज एक्यूट एंगल, और B कोई एक्यूट एंगल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ B। तो आपको B का मान पता करना है। तो आप A की जगह यहाँ 30 पुट कर सकते हो, तो यहाँ पे लिख दोगे साइन 30 डिग्री प्लस कोस B निकालना है, तो B लिख दोगे बराबर 1। अब ये साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 प्लस कोस B इक्वल टू 1। तो कोस B निकालने के लिए 1 माइनस 1/2, तो कोस B की वैल्यू माइनस करने पे हाफ आएगी, और हाफ ऑफ कोस B में किसकी वैल्यू होती है कोस 60 की, तो कोस से कोस हट जाएगा, तो B की वैल्यू 60 आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 था आपका। अगला क्वेश्चन है आपका कि इफ़ x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, और तो फाइंड करना है x प्लस वाई की वैल्यू। तो x प्लस वाई निकालना है आपको। तो x की वैल्यू ये दे रखी थी, तो लिख दो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। यहाँ से दो का टेबल कॉमन ले सकते हैं, तो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस 1। तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा का सम 1 होता है प्लस 1, तो 2 1 जा 2 प्लस 1, तो आपका आंसर 3 हो जाएगा।
तो अगला देखते हैं, इफ़ x यहाँ से इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 42, कहता है कि एक सर्कल है, उसका डायमीटर है 42 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा हाफ 21 सेंटीमीटर। तो इन ए सर्कल डायमीटर 42 इफ एन आर्क सबटेंड एन एंगल, कोई एक आर्क है वो एक एंगल पे सबटेंड करता है 60 डिग्री का एंगल, ऐसे कोई आर्क है ये भी, ये सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है, तो थीटा मिल गया आपको 60 डिग्री एट द सेंटर, वेयर पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ करनी है, एंड देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ आर्क, तो आपको ये लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, तो लेंथ ऑफ आर्क यानी चाप की लंबाई निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है θ/360 मल्टीप्लाई 2πr, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दिया था, अपॉन 360 ले लेंगे, 2 पाई का मान 22/7 कहा था, और रेडियस 21, 7 से कट जाएगा 3 बार में, 60 से 6 बार में, फिर 3 से 2 बार में, 2 से 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 22 सेंटीमीटर, आपका ये आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि 15वां क्वेश्चन आपके आ गए हैं। ये कहता है कि 12 सॉलिड स्फीयर, ऐसे 12 सॉलिड स्फीयर थे, 12 जने, तो 12 सॉलिड स्फीयर ऑफ द सेम रेडाई, सबकी रेडाई सेम थी, आर मेड बाय मेल्टिंग ए सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 60 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द ईच स्फीयर। तो कहता है कि ऐसे 12 स्फीयर थे, तो उन सबको पिघला कर, ऐसे 12 स्फीयर थे, उन सबको हमने पिघला कर, ऐसे हमने पिघला कर क्या बना दिया, तो एक सिलेंडर बना दिया। तो यानी जो वॉल्यूम ऑफ 12 स्फीयर होगा वो बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के, क्योंकि सिलेंडर बनाया है इन्हीं को पिघलाकर, और सिलेंडर का जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 1 हो जाएगा, और इसकी हाइट दे रखा है 16 सेंटीमीटर। तो फाइंड करना है डायमीटर ऑफ द ईच स्फीयर, तो हमें हर डायमीटर मतलब हर स्फीयर का डायमीटर निकालना है, तो पहले तो रेडियस निकल जाए, फिर डायमीटर भी निकल जाएगा। तो क्या कर देंगे कि 12 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को बराबर रख देंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर रख देंगे। तो 12 गुना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यू, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, तो 4 गुना 4, यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, आर की क्यू बराबर आर स्क्वायर एच, तो 4 चौक 16, आर की क्यू बराबर रेडियस, इसका रेडियस तो 1 था और हाइट इसकी 16, तो अब 16 से 16 भी कट गया, तो आर की क्यू बराबर 1 × 1 × 1 बचा, जो कि 1 की क्यू होता है, क्यू से क्यू हट जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा 1। लेकिन पर्सन में हमें तो डायमीटर पूछा था, तो डायमीटर हो जाएगा डबल, तो यानी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट इन ए थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस, मतलब 2 जोड़ी पासे को फेंकने पर डबलेट आने की प्रयिकता बतानी है। अब 2 पासे को फेंकेंगे तो कितने परिणाम आते हैं, 2 पासे को फेंकने पर 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसी 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ऐसी 3 1 3 2 3 3, ऐसी फिर 3 4 3 5 3 6, ऐसी 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, ऐसी फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, तो कुल मिला के आपके 36 केस होते हैं। अगर पहले पे 1 आया तो बाकी पे 6 आ सकता है, और ऐसे अगर पहले पे अगर 2 आ रहा है बार बार, तो अगले पे 1 से 6 तक आ सकता है, ऐसे करके पूरे 36 बनेंगे। अब बोला था डबलेट आने की प्रयिकता बताओ। डबलेट होता है जैसे 1 1 आना, 2 2 आना, 3 3 आना, 4 4 आना, 5 5 आना, 6, तो ये 6 हो रहे हैं, 1
2 3 4 5 6, ये 6 बन रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपका 6/36। इसे काटेंगे तो 1/6 आ जाएगा। ठीक है। अगला है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक क्वीन व्हेन ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सब पैक ऑफ 52 कार्ड। कहता है 52 ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से काली रंग की बेगम आने की प्रायिकता बताओ। तो काली रंग की बेगम 2 होती है, तो 2/36 वो 2/52 लिख देंगे और काटने पे आ जाएगा आपका 1/26 आंसर। बाकी पेपर लिखना होता है प्रोबेबिलिटी का, फॉर्मूला लिखना होता है पेपर में प्रोबेबिलिटी का कि नंबर ऑफ फेवरेबल ट्रायल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ठीक है, या ट्रायल्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।